2020 खत्म होने को है और 2021 के आने की है तैयारी। और 2020 कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, चाहे वो आप दुनिया भर में जो कुछ हुआ वो देखें या फिर बाजारों में जो कुछ हुआ, भारी गिरावट और उसके बाद उतनी ही तेजी से रिकवरी भी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 2020 से हमने क्या सीखा और 2021 की कैसे करें तैयारी, जो कि आगे आने वाले समय में हमारे आए काम। ऐसे में हिंदुस्तान के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन एक्सपर्ट और हमारे अपने बाजार के दिग्गज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। रामदेव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी बिजनेस के लिए, आपने वक्त निकाला। और सबसे पहले आपको, पूरे परिवार को और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की पूरी टीम और आपके इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं से नए साल की। और उम्मीद करते हैं 2021 2020 के मुकाबले में और बेहतर साल साबित हो आप सबके लिए सर। Thank you, Anil, and very good morning to all the viewers. And let me wish in advance a very happy New Year and a very prosperous New Year in 2021. क्योंकि 2020 तो काफी चैलेंजिंग था, फिर भी 13-14% बना है। जो इन्वेस्टर्स जम के बैठे रहे उनके लिए उतना बुरा नहीं रहा, लेकिन काफी रोलर कोस्टर रहा। लेकिन यही मजा है इक्विटी मार्केट्स का कि यू कैन हैव एक्साइटमेंट and return both. बिल्कुल सर। और जब मुझे याद है 2 साल पहले आपका, शायद 2-1 साल होंगे, 2 साल पहले जब आपका ये पूरा ब्रांडिंग कैंपेन चला ना, बाय राइट एंड सिट टाइट, तो लोगों ने लगा ये तो जुमला है भाई, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी लाइन पकड़ ली और पकड़ के चला रहे। लेकिन अब लोगों को 2020 में समझ में आया कि इस लाइन का असली मतलब क्या है। वाकई में जो बने रहे, टिके रहे और जमे रहे, उनके लिए 2020 किसी भी लिहाज से खराब साबित नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ऊपर नीचे बहुत हुआ। तो क्या ये समझे सर कि 2021 में थोड़ी शांति रहेगी? इतना ऊपर नीचे, इतना उठापटक अब इतना 2021 में तो नहीं देखने को मिलेगा। अनिल, अगेन वही बात कि 1 साल पहले भी आप पूछते कि बाजार 13,000 से या 12,000 से 7,000 जाएगा क्या और वापस 14,000 होगा क्या, कोई बोल नहीं सकता है। तो 21 के बारे में बोलना बहुत मुश्किल है। बहुत कुछ हो रही है, बहुत कुछ चीजें हो रही है। हो सकता है इस बार सरप्राइज, लास्ट ईयर सरप्राइज डाउन साइड में हुआ, हो सकता है 21 में सरप्राइज अपसाइड में हो जाए। क्योंकि दुनिया में जो लिक्विडिटी है, ऐसा हो जाए तो कहने ही क्या। वही तो देखिए 21 में जो यहाँ पर अभी जो दिख रहा है, अब ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई इंडिया जो है 21-22 में सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी होगी। 21 में करीब 12 से 15% की भी ग्रोथ की बात चल रही है, क्योंकि करंट ईयर बहुत खराब है। तो उसके चलते जो बिजनेस अच्छे चल रहे हैं उनका क्या हालत होगा और बाजार की क्या हालत होगी, कितने फॉरेनर्स आएंगे, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, इन्फ्लेशन क्या रहेगा, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स कैसे रहेंगे, ये सब बोलने का बहुत मुश्किल है। अच्छा, 2020 कोविड इम्पैक्टेड था, 2021 कोविड का इरेडिकेशन होगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो समझने का मुश्किल है। लेकिन यदि 20 में बाजार गिरा है तो मैं सोचूं कि 21 में उसका एक रिफ्लेक्शन अपसाइड में आना चाहिए। ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज है जो मैं जानना चाहता हूं आपसे, ये हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स तो थोड़े बहुत रिडीम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड से पैसा भी निकला है, लेकिन ये फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार पैसा लगा रहे हैं कि ये दूसरा साल होगा बैक टू बैक जहां 1 लाख करोड़ से ज्यादा आया है हिंदुस्तान के बाजारों में। मेरा सवाल ये है कि ऐसा फॉरेन इन्वेस्टर्स को हमारे मार्केट में क्या दिख रहा है जो हमारे इन्वेस्टर्स को दिख रहा है, नहीं दिख रहा, या हमारे इन्वेस्टर्स को ऐसा क्या नहीं दिख रहा है जो उनको दिख रहा है? मतलब ऐसा क्या, दोनों के व्यू में फर्क क्यों है सर? देखिए, मेरे ख्याल से जितने लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो सब बॉटम्स अप अप्रोच वाले हैं, मैक्रो वाले कम है। यहाँ पर जो है मतलब बिग पिक्चर देख के, ग्लोबल मैक्रो पिक्चर देख के इन्वेस्ट करने वाले इंडिया के अंदर कम है। आप हम सब अच्छी कंपनी खरीदते हैं, अच्छे दाम में खरीदते हैं और उस ढंग से चलता है। लोकल मार्केट्स, लोकल इन्वेस्टर का यही तजुर्बा होता है, हमेशा हर जगह यही एक्सपीरियंस है कि वो फंडामेंटली ड्रिवन बॉटम्स अप खरीदते हैं। लेकिन जो आपको अभी ग्लोबल खरीद रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, घोड़े आ रहे हैं, वो ग्लोबल मैक्रो देख के आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई कि पहला दशक जो है डेवलप मार्केट का रहा, पहला दशक इमर्जिंग मार्केट का रहा, दूसरा दशक डेवलप मार्केट का रहा, अब तीसरा दशक इमर्जिंग मार्केट का होगा। ऐसा एक ग्लोबल फील है कि भाई यहाँ से चरण हुआ। तो वो चरण को ध्यान में रखते हुए ये लोग जो है पहले से प्रीएम्प्टिव कर रहे हैं। और इस बार क्या हो रहा है कि डेवलप मार्केट का मार्केट कैप इज ऑल टाइम हाई,
अब यूएस का मार्केट कैप 38-40 ट्रिलियन डॉलर, उसमें यदि वो 1% भी रिडीम करते हैं वहां से तो $400 बिलियन आता है। आप सोचिए, मतलब आधा परसेंट 1% में भी मतलब बहुत बड़ा यहाँ पर तूफान आ जाएगा। वो पैसे भी इमर्जिंग मार्केट में है $400 बिलियन, तो आप समझिए क्या हालत होगा। तो ये जो पूरा जो इक्वेशन है, जो डेवलप मार्केट का पर्टिकुलर यूएस का मार्केट कैप जो हो गया है और वहां से कुछ भी शिफ्ट होता है तो उसका जो इम्पैक्ट है इमर्जिंग मार्केट में वो बहुत बड़ा दिखता है। ठीक बात है। तो अब मैं आपसे साल से है ना 10 साल वाली स्टोरी में आ जाता हूं फिर। तो क्या ये समझा जाए कि 2021 से 2030 वाला साल, ये 10 साल का पीरियड इंडिया के मार्केट्स के लिए गोल्डन पीरियड होगा सर? जो अब तक हमने कभी कोई ऐसी तेजी नहीं देखी वैसी बनेगी? ये देखिए, मैं देख रहा था कि मतलब मेरे जो मेमोरी में है, आपने क्वेश्चन पूछा तो वही देखिए, आप पास्ट में देखेंगे तो 95 जो देखिए 92 में बुक हुआ, उसके बाद 95 में वापस वो रिवर्ट होकर 4500 का इंडेक्स हुआ था सेंसेक्स में, फिर वहां से गिरते चला गया, फिर 7-8 साल का कंसल्टेशन हुआ। करेक्ट। और 2002 में बॉटम हुआ बाजार का। वहां से फिर जब चला तो उस समय ऐसा था कि हमने गलत चीज पकड़ ली है, गलत जगह हम कैरियर बना रहे हैं ऐसा लगा था। पहली बार 20 साल के बाद लगा कि हम गलत जगह में है शायद। फिर वहां से बुल रन चालू हुआ, भयंकर बुल रन चालू हुआ। सो वो जो 2003 से 2008 का जो बुल रन हुआ, जिसमें मार्केट 30-35% हर साल बढ़ा, वो जो कंडीशंस हैं अभी आज के दिन में सेट हुआ है। अभी क्या है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है एकदम लोएस्ट है। सो कॉर्पोरेट प्रॉफिट इज लोएस्ट एट लेस देन 2% ऑफ जीडीपी। और अब आप ये भी बोलेंगे कि भाई 1-2 साल और यहां रह सकते हैं, पक्का रुक सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कंसल्टेशन या डिप्रेशन जो स्टॉक कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। और यहां से रेगुलेशंस, गवर्नमेंट का फिस्कल सिचुएशन, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब जो है इस ढंग से होगा कि उससे ग्रोथ आए और कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़े। अब वो कितने स्पीड से बढ़ेगा अगले साल, वो समझने की बात है पोस्ट कोविड। बट मुझे लगता है कि यहां से बॉटम हो गया है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का, कॉर्पोरेट प्रॉफिट जीडीपी का 2% के आसपास, और ऊपर में जाता है 5% तक। तो ये अगले दशक में ये होगा क्या? मैं बोलूं कि 55-60% चांस है कि ये होगा। बाकी मतलब कोई कंट्री स्टैग्नेट भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, आप तो हर साल वेल्थ क्रिएशन स्टडी करते हैं और हर साल कुछ न कुछ नया रिसर्च करके खुद सीख कर लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं 2020 को लेकर। 2020 में बाजार में आपने ऐसा क्या नया सीखा, या क्या एक सबसे बड़ा लेसन है, या क्या सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है आपका जो आपने 2020 में देखा कि अरे ये तो कुछ नई बात हुई, या ये कुछ हमने पहले कभी नहीं देखा या अब सीखा है, वो बताएं सर। तो ये जनरली वेल्थ क्रिएशन स्टडी टाइम में ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है 2 महीने में। तो मैं एक दो चीज उसके बारे में बताऊं। मैं सबसे पहली बात तो हमने 25 ईयर्स का वेल्थ क्रिएशन स्टडी किया इस बार। तो 95 में जो कंपनीज थे, जो सक्सेसफुल कंपनीज थे, उनको आप जब देखें 25 साल में आगे, तो आप उसका फैदम नहीं कर सकते। लाइक जैसे आप समझिए इन्फोसिस, जो सबसे सुपर कंपनी थी इस बीच में, 30% कंपाउंडेड 25 साल तक ग्रो हुआ। तो ये हो गया 1250 टाइम, 1260 गुना हो गया शेयर का दाम ये 25 साल में। तो 95 का प्रॉफिट था, 95 का प्रॉफिट था, और आज का प्रॉफिट यदि आप परसेंटेज निकालना चाहें तो मैं बोलता हूं 0.1% होता है 95 का प्रॉफिट टू द 2020 का प्रॉफिट। वो 0.1%, 13 करोड़ प्रॉफिट था 95 में, और अभी जो है 16,000 का प्रॉफिट है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप यदि लंबे के लिए कोई कंपनी खरीद रहे हैं, सिर्फ 25 साल तो बहुत, भगवान भी शायद नहीं दे सकता 25 साल किसी का, लेकिन फिर भी एक आप सक्सेसफुल कंपनी की आप यात्रा समझे, तो ये जो हम जो 20 का पी है, 25 का पी है, 30 का पी देखते थे, उसी कारण से हम बोलते हैं नहीं खरीदेंगे, कंपनी अच्छी है लेकिन महंगा है, ये सब देखते हैं ना। तो वो मैं बोल रहा हूं कि आप यदि बहुत लंबे के लिए खरीदे, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो कंपनी कितनी बड़ी होगी। तो 90% फोकस, 99% फोकस शुड बी इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंपनी एंड द फ्यूचर ऑफ द कंपनी एंड पोटेंशियल ऑफ द कंपनी, पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस एंड पोटेंशियल ऑफ द मैनेजमेंट। ये चीज हम पहले ही बोलते आ रहे थे, लेकिन इस बार का डेटा देके और एकदम पक्का हो गया कि भाई बाजार के बारे में, बाजार का भाव सबको मालूम है, लेकिन अंडरलाइन वैल्यू, मैनेजमेंट का पोटेंशियल,
और बिजनेस का पोटेंशियल क्या है वो अपने को समझना पड़ेगा, उसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा चीज ये समझ में आया कि राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल द बोट्स, मतलब जब बाजार में तूफान आता है तो कोई इंडस्ट्री जो बसती है सबको प्रॉफिट होता है और सबको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो आपको बताता हूं कि 2002 में हमने 37 इंडस्ट्री ग्रुप्स बनाए, तो पूरे 500 कंपनी का 37 ग्रुप बनाए। उसमें से सिर्फ 8 ग्रुप की जो प्रॉफिटेबिलिटी 13% से ऊपर थी और बाकी 29 कैटेगरी 13% से नीचे थी, मतलब खराब चल रहे थे। हाँ, 2008 में ठीक उल्टा हो गया, 30 इंडस्ट्री ग्रुप अच्छे चल रहे थे और सिर्फ 7 खराब थे, सिर्फ 4 साल के अंदर में। अभी वो जो 2008 का जो तेजी था, अभी आप देखें तो वापस ठीक उल्टा हो गया, वापस 7, 8, 9 इंडस्ट्री अच्छे चल रहे हैं और बाकी 27, 28 खराब है। अब ये पेंडुलम जो है हमको ऐसा लगता है कि आगे ये अच्छा, ये आपको जो सेंसेक्स का ईपीएस है उसमें दिखाई देगा आपको कि भाई वो नहीं बढ़ रहा है, स्टेगनेटेड है 1415 के आसपास से, ये 4-5 साल से अटका हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेगनेशन बहुत हो गया है, सबको अनकंफर्टेबल है, यहां से ये आगे निकलेगा ऐसा ये मतलब। लेकिन राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल द बोट, ये एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। तीसरा, ये जो री इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक मार्केट, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं जी, वो एक ऐसी चीज है जहां पर आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपका 100 का नफा हुआ तो आपने 50 का डिविडेंड दे दिया, तो 50 को आप अपनी खुद की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो एट अ प्राइस टू बुक 1। जैसे आप यदि डिविडेंड देंगे वो 50 का होगा और यदि कंपनी यदि प्राइस टू बुक 4 में ट्रेड हो रही है तो मैं खरीदने जाऊंगा तो मेरे उससे 12 रुपए का एसेट्स मिलेगा। लेकिन जब कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उसको पूरा 100 रुपए का एसेट मिलता है। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? जो री इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी का वो बिल्कुल ठीक बात है। So reinvestment of the profit is the most powerful tool for the companies to become what they become in the years to come. तो कौन सी कंपनी कितने अच्छे ढंग से रीइन्वेस्टमेंट कर रही है, कैपिटल अलोकेट कर रही है अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में, एक्विजिशन में, नए बिजनेसेस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द वेल्थ क्रिएशन। सो और उससे होता क्या है कि आपको ये मालूम है कि कंपनी का रीइन्वेस्टमेंट कितना हुआ है अगले पिछले 2-3 साल में, क्योंकि अगले बाजार में क्या होगा या उसके अर्निंग्स में क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन आपको रीइन्वेस्टमेंट का जो माइंडसेट है कंपनी का, करेक्ट, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि कंपनी कहां जाने वाली है। राइट, तो ये सब चीजें ठीक समझने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट है। तो ये 3 जी नहीं बिल्कुल, और ये 3 बड़ी बातें जो आपने कही है ये आपको ध्यान में रखनी है ताकि अगले 10-15 साल के लिए आप अच्छे विनर्स पकड़ पाए। लेकिन 25 साल पहले शायद लोगों ने नहीं सोचा होगा कि ये आपकी वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटेजी में जो टॉप कंपनी निकल कर आई है ये 25 साल बाद होगी, नई थीम्स रही होंगी उस वक्त। अब सर 2020 में जो कुछ देश दुनिया में बदला है उसके बाद आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी कुछ नई थीम्स आ सकती है और अगले 10-15 साल के लिए उन नई थीम्स पर फोकस करना चाहिए? जरूर। देखिए 95 की जितने कंपनीज थे वो सिर्फ अभी 50% के, मतलब जो अभी जो मार्केट है उसका हाफ द मार्केट इज द कंपनीज विच आर लिस्टेड इन 95। लेकिन उसके दूसरे जो 50% है जिसमें टीसीएस बाद में लिस्ट हुआ या सन फार्मा बाद में लिस्ट हुआ, एचडीएफसी बैंक बाद में लिस्ट हुआ और कितने ही कंपनी लिस्ट हुए, वो आधा मार्केट है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे वो रेशियो और कम होते आएगा और नई कंपनीज बढ़ते जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि पीछे जो हो गया अच्छा अब आगे अच्छा नहीं होगा, नए बिजनेसेस आएंगे और इवन एग्जिस्टिंग बिजनेस में नई कंपनीज आएंगी और पहले से बहुत अच्छी कंपनी आएंगी और फास्ट ग्रोइंग कंपनीज आएंगी। अच्छा, दूसरा ये क्या है, सबसे बड़ा चीज हुआ है वो है डिजिटल वर्ल्ड। अब डिजिटाइजेशन के कारण से क्या है कि एक तो नए तरीके से डिजिटल कंपनीज आएंगी और पुराने जो बिजनेस हैं वो भी डिजिटल फॉर्मेट में चालू होंगे, तो उससे एक नए दौर में नई कंपनियां बनेंगी। अब वो कंपनी कौन सी होंगी, किस हालत में अभी वो पैदा भी हुई नहीं हुई है, वो समझना पड़ेगा और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी कोई डिजिटली ओरिएंटेड कंपनी आ रही हो या एग्जिस्टिंग कंपनी में डिजिटल पावर लग गया हो तो ऐसी कंपनी खरीदनी चाहिए। ओके, डिजिटल कारोबार से जुड़ी हुई कंपनियां ये बड़े एक्शन में रह सकती हैं। सर एक और चीज जो इस वक्त सबसे बड़ी लोगों के दिमाग में कि चलिए दुनिया भर में लिक्विडिटी बहुत है, ब्याज दरें भी कम है,
हमारे यहाँ भी कम है और हमारे यहाँ भी लिक्विडिटी काफी है, भले इक्विटी मार्केट के लिए ना हो, बॉन्ड मार्केट के लिए है। इस वक्त आपका फिक्स इनकम और साथ ही ब्याज दरों पर क्या व्यू, क्या यहां से और ब्याज दरें नीचे जाने की गुंजाइश है, यही रहेगी या 2021 में बढ़ भी सकती है? देखिए, जिस ढंग का यहाँ इन्फ्लेशन है, 5-6% का जो इन्फ्लेशन है, वो देखते हुए लगता नहीं कि कोई बहुत असमंजस में पड़ जाए सरकार और उनको बहुत मंदी हो जाए इकोनॉमी में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए 25-50 बेसिस पॉइंट यदि कट कर दे कभी, तो वो हो सकता है। बट अदरवाइज ये 5-6% इन्फ्लेशन है गई, ऐसा लग रहा है मुझे। और वो देखते हुए ऐसा लगता है कि अब जो है ज्यादा जगह नहीं है और रेट बढ़ने का यहाँ से। ठीक बात है। दूसरी चीज जो एक और मैं जानना चाहता हूं सर, वो ये है कि जो कुछ भी ग्लोबल मार्केट्स का माहौल है उसका इंपैक्ट आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ग्लोबली अब तक तो मार्केट वहां के सपोर्ट कर रहे हैं और हम उनके हिसाब से चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ग्लोबली 2021 में कोई रिस्क है या फिर ग्लोबल मार्केट्स में मजबूती रहने वाले हैं? देखिए, अभी जो दिख रहा है 2021 का सबसे बड़ा इवेंट होगा एरिडिकेशन ऑफ कोविड। मतलब 2020 का सबसे बड़ा इवेंट था कोविड का आना और 21 का होगा कोविड का जाना। लेकिन जाने से पहले जो लिक्विडिटी सेंट्रल बैंक्स ने कर रखी है इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, उसका सबसे हाईएस्ट नंबर रहेगा अगले क्वार्टर में या उसके अगले क्वार्टर में, जब ये ट्रिलियन डॉलर के सब जो स्टिमुलस जो चल रहे हैं वो सब रहेंगे। तो ये कैसे पैन आउट होगा जब कोविड खत्म होगा, तो कितना स्पीड से कॉन्फिडेंस वर्ल्ड इकोनॉमी वापस आएगा। तो मतलब ऑन द पॉजिटिव मेरे को लगता है कि बाजार में ऐसी कुछ चीजें होंगी, वो काफी पॉजिटिव, मेरे को ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है कि फर्स्ट हाफ में या 7-8 महीने में थोड़ा सा मूव होगा। फिर बाद में सेंट्रल बैंक जब देखेंगे कि भाई थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ हैंड, दे माइट स्टार्ट पुलिंग आउट द लिक्विडिटी। इस टाइप का कुछ हो सकता है। आमतौर पर सर जो आप बात करते हैं कि बाजार में यूफोरिया बनने के जो संकेत होते हैं वो अभी तक है नहीं और दूर भी है, लेकिन एक स्पेस ऐसी है जो ये नए नए आईपीओ की, जिसमें 2020 में लोगों ने जमकर पैसा लगाया, दमदार लिस्टिंग भी हुई, लिस्टिंग के बाद भी दौड़ लगाते हुए दिखे। क्या वहां पर कुछ सावधान होने की जरूरत है? यूफोरिया है या चिंता करने की जरूरत नहीं? वैल्यूएशन अच्छे हैं, कंपनियां बढ़िया, तो महंगी तो रहेंगी नहीं। मतलब आप देखिए, नई कंपनीज को भी आप इसी ढंग से देखें जैसे पुरानी कंपनी है, आपको तो क्या अंतर पता है। तो यदि पुरानी कंपनी यदि बहुत सस्ते में मिल रही है उसी इंडस्ट्री में, तो आपको आईपीओ में नई कंपनी उल्टे से दाम में खरीदने का कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज दैट इज स्पेकुलेशन। यदि रियल इन्वेस्टर हैं आप, एक कोई सीमेंट कंपनी है, मान लो वो 50 के पी में आ रहा है और दूसरा सीमेंट कंपनी जो लिस्टेड है उससे अच्छा वो आपको 20 के पी में मिल रहा है, तो आप नई कंपनी क्यों खरीदेंगे? ठीक बात है, बिल्कुल। वैल्यूएशन जहां आकर्षक है वो और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छा सर, एक साथ आपसे दूसरे एसेट क्लास पे भी राय लेना चाहता हूं। मैं जानता हूं और आप कहते भी कि मैं सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में पैसा लगाता हूं, वही समझ में आता है, लेकिन हाँ बिल्कुल आप दूसरे एसेट क्लास भी देखते तो होंगे। फिक्स इनकम, रियल एस्टेट, गोल्ड, इसको लेकर क्या आउटलुक है आपका? देखिए, रियल एस्टेट मुझे लगता है कि वापस बॉटम टाइप का सिचुएशन है। यहाँ से सौदे बढ़ रहे हैं, ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप कब तक आप डेफर करेंगे घर खरीदने के लिए, चाहे वो लार्ज टिकट हो चाहे स्मॉल टिकट हो। तो घर की बात ऐसी है कि ये तो सौदा होने वाला है और अभी इंटरेस्ट रेट 7% से नीचे आ गया है। तो ये परफेक्ट कंडीशन है। और एक तो बहुत पेंट अप डिमांड है और दूसरा जो लो इंटरेस्ट रेट है दैट विल हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द रियल एस्टेट बूम। आई मीन, हो सकता है कि ये जो लो इंटरेस्ट रेट, हाई लिक्विडिटी सिचुएशन है और जो पूरा पेंट अप डिमांड है वो रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है यहाँ से। सो रियल एस्टेट, बट रियल एस्टेट अपने रहने के लिए अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब आप करें तो उसमें लिक्विडिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। जो लोगों ने बहुत लंबे से इन्वेस्ट किया हुआ है, पुराने दिल्ली वगैरह में काफी बड़ा पोर्टफोलियो होता है लोगों का रियल एस्टेट का, तो उनको मैं जितने मेरे दोस्त वगैरह हैं जो बात करते हैं, सब के सब बोलते हैं कि रहने के लिए ठीक है रियल एस्टेट, लेकिन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बहुत तकलीफ हो गया उनको, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। सो रियल एस्टेट की हालत है। गोल्ड तो समझ लीजिए आप, ठीक बात है, डेकोरेशन के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को नहीं समझ में आता है। हालांकि गोल्ड पिछले 10 साल में हैज डन एज गुड एज इक्विटी मार्केट्स और मे बी लिटिल बेटर।
तो फिर भी मेरे को नहीं समझ में आता है कि जो एसेट कुछ कमाती नहीं अपने आप से, आज देखिए आप कोई कंपनी खरीदें, वो कंपनी हर साल पैसे कमा रही है और बढ़ते आ रहा है उसके कमाई, लेकिन गोल्ड कमाता क्या है, 100 ग्राम का गोल्ड 100 ग्राम ही रहेगा। ठीक बात है। सो वो एक चीज जो है मेरे समझ नहीं आता है कि ये इस एसेट में क्या, अब जो री इन्वेस्टमेंट की जो हमने बात की पहले, री इन्वेस्टमेंट इज पॉसिबल ओनली इन इक्विटीज, इट इज नॉट पॉसिबल इन रियल एस्टेट, नॉर इट इज पॉसिबल इन गोल्ड, नॉट इट इज पॉसिबल इन फिक्स्ड इनकम। सो कैसे करेंगे उसमें आप? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रोडक्टिव एसेट्स हो तो कमाई हो। सर आखिरी सवाल आप जाए उससे पहले वो ये कि 2020 में बहुत लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली पैसा लगाने की, कुछ लोगों ने लगाया भी, कुछ मिस भी कर गए। आपने खुद ने कहा था कि शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी एक की जाए अगले कुछ हफ्तों के लिए, और वो बड़ा पैसा बनाकर देगी, और वो जिसने फॉलो किया उसका बड़ा पैसा बना भी, मुझे याद है सर अच्छे से। ये बताएं सर कि जो लोग मिस कर गए उस समय हिम्मत नहीं, अब वो चाहते नहीं कि मार्केट नीचे आए, मार्केट नीचे आता नहीं है, कमाना भी है, पैसा लगाना भी है, वो क्या करें जो छूट गए 2020 में, 2021 में आगे पहुंचे कैसे? भाई देखिए, कम से कम 2020 से सीखना तो चाहिए ना कि भाई हम टाइम नहीं कर सकते मार्केट को करके। यदि अभी भी आप टाइम करते रहेंगे, तो देखिए आप जो बात बताया उसमें सीख क्या है, सीख ये है कि भाई आप टाइम ना करें मार्केट को, बिकॉज यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। आप इतना परफेक्ट फोरसाइट हो नहीं सकता है। जैसे आप कोविड हो गया तो आपको लगता है कि 9000 में बेच दो, बिकॉज बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली, बेच दिया आपने। आपको तो नहीं मान दो कभी बाजार पलट जाएगा, बाजार पलट गया 8000 से, अभी 13-14 का इंडेक्स हो गया। तो ये क्या है कि आपको परफेक्ट फोरसाइट चाहिए फॉर मार्केट टू गो डाउन, एंड परफेक्ट फोरसाइट चाहिए मार्केट टू गो अप। ऐसा तो भगवान के पास भी नहीं है। तो मेरा ये कहने का है कि अभी वापस फिर उसी चक्कर में पड़ने को नहीं है। अब आप जो है चुपचाप जाके सिर खुजा के सीधा जाके जितना आपको जितनी श्रद्धा है उतना इक्विटी खरीद के आप बैठे रहे। ठीक बात है, बिल्कुल वही जो राय आपको सालों से मिलती आ रही, वही रामदेव सर की तरफ से राय। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक बाय राइट, सिट टाइट, लेकर बैठ जाइए। ऊपर नीचे तो होगा, हर रोज होगा, हर हफ्ते होगा, हर महीने होगा, हर साल होगा, लेकिन आपका कन्विक्शन और आपका लॉन्ग टर्म व्यू ये बाजार में आपको पैसा बना कर देगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। एक बार फिर से पूरे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। अगला साल आपके लिए अब तक का सबसे बेहतरीन साल साबित हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। तो ये थे रामदेव अग्रवाल साहब जो बताते हुए 2021 के आउटलुक के बारे में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ जी न्यूज़ पर। नमस्कार।